गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका नाम था ह्यूमन सिस्टम। इसके हम बात कर रहे हैं, मैं रोज़ाना वीडियो इनके डाल रहा हूँ। हम अभी जो है पाचन तंत्र में चल रहे हैं। पाचन तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में आपको मैं आज लगभग शायद पूरा हो जाएगा। इसके अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो हमने स्टोमच जो था, आमाशय जो था, वहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो आप अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं पीछे वाले, तो आप सर्च कर सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे सभी जितने भी पार्ट हैं वो। अब आज हम बात करेंगे आमाशय के बाद जो अंग आता है उसकी बात हम करने वाले हैं। कौन सा अंग आता है? छोटी आंत आता है। इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। छोटी आंत की देखो हम लोग बात करने वाले हैं। छोटी आंत की बात करेंगे। कितने नंबर है ये? छोटी आंत कितने नंबर है? 5 नंबर जो है वो बात करेंगे। 6 नंबर बड़ी आंत और 7 नंबर जो है मलद्वार की बात करेंगे। छोटी आंत की अगर बात करते हैं तो छोटी आंत जो होती है ये पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा भाग है जिसके अंदर, पाचन का ऐसा भाग है जिसके अंदर सर्वाधिक पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। नाम जरूर छोटी आंत है, लेकिन सबसे अधिक क्रिया जो है वो इसी पाचन व अवशोषण की क्रिया है वो इसी के अंदर होती है। इसके अलावा इसकी अगर बात करते हैं, ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, तो आमाशय के अंदर हम लोगों ने बात की थी। आमाशय के अंदर हमने बात की थी। आमाशय का तीसरा जो पार्ट था वो कौन सा था? जठर निर्गमी भाग था, ठीक है। पाइलोरिक जिसे बोला जाता है, इससे शुरू होती है ये, ठीक है। इससे शुरू होकर ये बड़ी आंत पर समाप्त होती है। कहाँ पे समाप्त होती है? बड़ी आंत पर जो है वो समाप्त होती है। इसकी अगर हम बात करें मानव के अंदर, तो इसकी औसत जो लंबाई है, औसत लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो वो होती है 7 मीटर। लगभग कितनी होती है? 7 मीटर इसकी औसत लंबाई होती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। छोटी आंत है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग है इसका ग्रहणी। छोटी आंत के जो भाग हैं उनकी बात करते हैं। पहला है ग्रहणी भाग। कौन सा भाग है? ग्रहणी भाग, जिसको डयूडीनियम भी बोला जाता है। इंग्लिश का शब्द आपको याद रखना है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है अग्र क्षुधांतर भाग की बात हम लोग करेंगे। तीसरा जो होता है वो होता है क्षुधांतर भाग, ठीक है। तीनों भागों की हम लोग बात है वो करने वाले हैं, ठीक है। ग्रहणी, ड्यूडीनियम, अगर क्षुधांतर को बोला जाता है जेजुनम। क्या बोला जाता है? जेजुनम बोला जाता है। जबकि क्षुधांतर की अगर बात करते हैं तो इसको इलियम बोला जाता है। ये मुख्य 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ये आपको याद होने चाहिए। ग्रहणी की अगर बात करते हैं तो ये आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का पहला भाग होता है। पहला भाग होता है और ये छोटा भी होता है। आमाशय से जुड़ा हुआ पहला भाग होता है और छोटा भाग होता है। अब अगर इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्य होता है वो भोजन को रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन का जो रासायनिक पाचन है, भोजन का रासायनिक पाचन जो है एंजाइमों द्वारा जो होता है, किसके द्वारा? एंजाइमों द्वारा जो होता है वो इसी भाग के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा भाग है अगर क्षुधांतर, जेजुनम जिसे बोला जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, ठीक है। और इसे हम छोटी आंत का मध्य भाग भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ग्रहणी से जो पचित आहार रस जो है वो आता है। ग्रहणी से जो पचित आहार रस जब इसके अंदर आता है, अगर क्षुधांतर के अंदर, तो उसका अवशोषण करता है।
पचित आहार रस का क्या करता है, अवशोषण करता है। ये कार्य किसका होता है, अगर क्षुधांतर या जेजुनम का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कि ये अवशोषण की क्रिया है वो किन के माध्यम से होती है, तो इस अगर क्षुधांतर के अंदर आंतर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, आंतर कोशिकाएं। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये कि आंतर कोशिकाएं पाचन तंत्र में किस भाग में पाई जाती हैं। छोटे आंत के अगर क्षुधांतर भाग में आंतर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पचित आहार रस का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो अगला है तीसरा इलियम क्षुधांतर। ये जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। इसके कार्य की अगर हम लोग बात करें तो यह उन पोषक तत्वों का पाचन करता है जिनका पाचन कहाँ नहीं हुआ है, जो पहले नहीं हुआ है। अगर क्षुधांतर में जिनको अवशोषित नहीं किया गया है, ऐसे पोषक पदार्थों, ऐसे पोषक तत्वों का पाचन या अवशोषण कौन करता है, क्षुधांतर करता है। ऐसे हैं कौन से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें विटामिन है, ठीक है, पित्त लवण है, इन जिनका पाचन या अवशोषण अगर क्षुधांतर में नहीं हुआ है उनका किस में होता है, क्षुधांतर में होता है। ये क्षुधांतर भाग जो है ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं बड़ी आंत की। छोटी आंत के 3 भाग हो गए, बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत जो होती है, लिख देता हूं पहले 6 नंबर, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है ये छोटी आंत के किस भाग से शुरू होती है, छोटी आंत के क्षुधांतर भाग से शुरू होती है और आगे जाके मल द्वार तक जाती है और मल द्वार पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो क्षुधांतर और मल द्वार के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है। बड़ी आंत की मेन बात ये होती है कि इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जीवाणु करते क्या हैं, जीवाणु जो होते हैं वो शेष बचे हुए अपचित भोजन, जो छोटी आंत में जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो शेष बच चुका अपचित भोजन है, उस भोजन का ये किण्वन क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा पाचन करते हैं। किण्वन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, पाचन करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सरल भोजन, सरलीकृत कर देते हैं। किण्वन द्वारा पाचन करके उसको क्या कर देते हैं, सरलीकृत कर देते हैं। इसके अलावा बड़ी आंत की अगर मेन फंक्शंस की बात करें तो ये जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। अगर हम मुख्य कार्यों की अगर बात करें तो यह जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण यह करता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तथा दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है जो अपचित भोजन है उसको मल द्वार तक पहुंचाता है। इसके अंदर भी अगर भोजन का पाचन नहीं हुआ है, बड़ी आंत के, छोटी आंत के जो कुछ हैं अपचित भोजन है उनका ये जो जीवाणु होते हैं वो किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं। लेकिन अगर बाद में भी अपचित भोजन रह जाता है तो उसको ये मल द्वार तक पहुंचाता है। बड़ी आंत कहाँ पहुंचाती है, मल द्वार तक पहुंचाती है। अब देखिए मनुष्य में बड़ी आंत की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य में जो बड़ी आंत होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को भी 3 भागों में और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला अगर हम भाग की बात करते हैं तो वो होता है अधांतर या अंधनाल इसको बोलते हैं। अधांतर या अंधनाल इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसको सिक्कम कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको सिक्कम। आपको हिंदी में ही याद रखना है, सिक्कम इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे भाग की तो वो होता है वर्धांतर, जिसे कोलन कहा जाता है। दूसरा भाग क्या होता है, वर्धांतर, ठीक है, जिसे कोलन कहा जाता है।
आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया था। और लास्ट जो होता है वो होता है मलास्य, जिसे इंग्लिश में रिक्टम कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिक्टम कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अदांतर या अंधनाल की। तो ये भाग जो होता है ये छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा हुआ रहता है? क्षुधांतर भाग से जुड़ा हुआ रहता है। ये इसकी मुख्य बात होती है। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है, छोटी आंत के क्षुधांतर भाग से ये क्या है? जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये छोटी आंत के क्षुधांतर भाग से जो भी पाचित आहार रस आता है, जो भी भोजन आता है उसका क्या करता है? अवशोषण करता है। उसका क्या करता है? ये अवशोषण करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो अब इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो इनको कहाँ भेज देता है? वर्धांतर या कोलन में भेज देता है। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं, वो देखिए क्या है। अंधनाल का जो प्रथम भाग होता है जो किससे जुड़ा हुआ रहता है? क्षुधांतर से जुड़ा हुआ रहता है। इसका जो प्रथम भाग होता है जो छोटी आंत के क्षुधांतर से जुड़ा हुआ रहता है, उसके पास में उसके थोड़ा सा नीचे भीतर की ओर एक संरचना पाई जाती है 4 से 5 इंच लंबी। 4 से 5 इंच लंबी एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसे बोला जाता है कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका उसे कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये कर्मी रूपी परिशेषिका जो होती है मानव शरीर की क्या होती है? अवशेष्य अंग के रूप में इसको गिना जाता है। इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। तो कर्मी रूपी परिशेषिका कहाँ पाई जाती है? जो अंधनाल है, जो क्षुधांतर से जुड़ा हुआ रहता है, उस स्थान के थोड़ा सा नीचे की ओर भीतर ये 4 से 5 इंच लंबी कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है, जो हमारे शरीर का अवशेष्य अंग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करते हैं किसकी? वर्धांतर की। वर्धांतर की अगर बात करते हैं तो इस अंग्रेजी में मैंने आपको बता ही दिया क्या कहा जाता है? कोलन कहा जाता है। यह आहारनाल में जो बड़ी आंत है उसके अंधनाल के आगे वाला भाग होता है तथा मलाशय से यह पहले पाया जाता है, अर्थात अंधनाल व मलाशय के बीच में वर्धांतर है वो पाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये उल्टे यू आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टे यू आकार का होता है। इसके अलावा ये लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 1.3 मीटर लंबा होता है। एक लंबी नलिका के रूप में इसकी संरचना है वो पाई जाती है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आरोही, ठीक है। दूसरा जो आरोही वर्धांतर, ठीक है। दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ वर्धांतर। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो अवरोही वर्धांतर। और अगर हम 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है सिग्माकार वर्धांतर। कौन सा? सिग्माकार वर्धांतर होता है। तो ये 4 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं: आरोही वर्धांतर, अनुप्रस्थ वर्धांतर, अवरोही वर्धांतर और सिग्माकार वर्धांतर। इनकी अगर बात करते हैं हम लंबाई की बात करेंगे, आपकी बुक में इनकी लंबाई के बारे में दे रखा है। तो अगर इसकी आरोही की बात करते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी बात करते हैं तो ये होती है 25 सेंटीमीटर लंबी। कितनी? 25 सेंटीमीटर। और लास्ट कितनी बची? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 15, 65, 70, 90 और 130। तो 1.3 मीटर का ये था। आरोही वर्धांतर कितनी लंबी होती है? 15 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ वर्धांतर 50 सेंटीमीटर। अवरोही वर्धांतर 25 सेंटीमीटर। सिग्माकार वर्धांतर है वो 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं 3 नंबर जो बड़ी आंत का भाग है मलाशय।
रिक्टम जिसे बोला जाता है उसकी बात हम लोग करते हैं। मलाशय जो होता है ये आहारनाल का अंतिम भाग, आहारनाल का अंतिम भाग, ठीक है, मलद्वार है लेकिन वो इसी में स्थित होता है, अंतिम भाग जो है वो होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। बड़ी आंत कितने मीटर लंबी थी? 1.3 मीटर। ये मलाशय है, ये 20 सेंटीमीटर, जबकि छोटी आंत लगभग 7 मीटर। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, सॉरी वर्धांतर की बता रहा हूँ, वर्धांतर जो है वो 1.3 मीटर की होती है, जबकि छोटी आंत 7 मीटर और मलाशय जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अगर हम बात करें तो मलाशय के अंतिम भाग जो होता है 3 सेंटीमीटर का होता है, उसे गुद्दानाल कहा जाता है। इसका अंतिम भाग 3 सेंटीमीटर का होता है, जिसे क्या कहा जाता है? गुद्दानाल कहा जाता है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। इस गुद्दानाल जो है ये मलद्वार के रास्ते से बाहर खुलता है। किसके रास्ते से? मलद्वार के रास्ते से बाहर खुलता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी और अगर हम बात करते हैं तो गुद्दानाल में 2 सवर्णी पाई जाती हैं, बही और अंतः सवर्णी पाई जाती हैं। गुद्दानाल में क्या पाई जाती हैं? गुद्दानाल के अंदर सवर्णियाँ पाई जाती हैं, एक बही सवर्णी और एक पाई जाती है अंतः सवर्णी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पचित आहार रस के अवशोषण के बाद यहाँ तक आने के बाद में जो भी पचित आहार है उसका तो अवशोषण हो जाता है, लेकिन जो शेष बचे हैं अपशिष्ट पदार्थ, शेष अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको गुद्दा द्वार जो है वो आगे इसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से क्या कर दिया जाता है? अपशिष्ट पदार्थ को आउट ऑफ बॉडी जो है वो कर दिया जाता है। इस कार्य का नियंत्रण जो है वो ये करती हैं, जो 2 प्रकार की सवर्णियाँ पाई जाती हैं, बही सवर्णी और अंतः सवर्णी, वो इसका क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया का क्या करती हैं? नियंत्रण करती हैं। तो हमने शुरुआत से बात की थी मुख की, उसके बाद में घर्षणी, ग्रासनली, छोटी आंत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार की हमने बात कर ली। ठीक है, इसके माध्यम से बाद में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने इन अंगों की बात कर ली। इसके बाद हमारा जो आगे का जो टॉपिक था उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप डायग्राम देखिए। आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उस डायग्राम को आप देखिए, ध्यान से देखिए। आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसपे आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर जो सिर भाग है लार ग्रंथि लिखा हुआ है, उसके बाद में मुख गुहिका है, उसके बाद में घर्षणी लंबी संरचना दिखाई दे रखी है, उसके बाद में कंठ के अंदर, उसके बाद में घर्षिका है जो डायफ्राम से होती हुई किस में प्रवेश करती है? उदर गुहा में प्रवेश करती है। उसके बाद में आपको एक रेड कलर का लीवर दिखा रखा है जिसकी हम ग्रंथियों के अंदर बात करेंगे। उसके जस्ट बाद जे आकार का आमाशय पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत और लास्ट में आपको गुद्दा या मलाशय दिखा रखा है। इसके अंदर विभिन्न जो भाग हैं, परिशेषिका भी इसमें दिखा रखी है। ठीक है, जो बड़ी आंत का प्रथम भाग होता है अंध नाल, उसके अंदर परिशेषिका भी जो है वो दिखा रखी है। तो आपको ये डायग्राम है ये बनाना है, मैं इस डायग्राम को आपके नोट्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन ग्रंथियाँ। कौन सा टॉपिक रहेगा? पाचन ग्रंथियाँ। अगला जो टॉपिक है वो रहेगा पाचन ग्रंथियाँ। अगला टॉपिक है पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है।